हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 विषय गणित की प्रश्नावली पहली समुच्चय का तीसरा वीडियो पढ़ रहे हैं। तीसरे वीडियो में हम जो प्रश्नावली 1.1 है उसके शेष 5वां और 6वां प्रश्न को आज यहाँ पे हम समझेंगे। तो 5वें प्रश्न में क्या है, मैंने यहाँ पे इसके 6 जो प्रश्न हैं इनको उतार लिया। तो 5वें प्रश्न में इन सभी के लिए एक निर्देश है कि हमें इन सभी समुच्चयों का रोस्टर रूप ज्ञात करना है। यानी इस समय जो ये समुच्चय लिख रहे हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप है। यानी जो ये समुच्चय लिख रहे हैं ये कौन से रूप में लिख रहे हैं, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं। हमें इनका रोस्टर रूप ज्ञात करना है। हमें इसमें इनका क्या ज्ञात करना है, रोस्टर रूप। ऐसे ही 6वां प्रश्न आपका बिल्कुल सरल है। 6वें प्रश्न में क्या है, आपके पास दो स्तंभ में, एक साइड ये और एक साइड ये। इधर कुछ समुच्चयों के रोस्टर रूप है, इधर समुच्चय निर्माण रूप हैं। आपको यहाँ पे इनका मिलान करना है। मिलान का मतलब जैसे इस समुच्चय का इधर से कौन सा समुच्चय निर्माण रूप है, आपको ऐसे करके मिलान करना, कौन सा है जो भी हो। तो यानी आपको ये मिलान करना और इसमें आपको इनका रोस्टर रूप ज्ञात करना है। तो वैसे आपने जो कल हमने प्रश्न पढ़े थे उनमें भी ऐसे कई सारे प्रश्न थे जिनमें हमने समुच्चयों का रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप या समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप ज्ञात किया था। तो ये आपका पहला समुच्चय है ए। तो समुच्चय ए क्या है, एक्स, यानी समुच्चय का प्रत्येक अवयव एक्स के द्वारा परिभाषित है और एक्स के बारे में जो पूरा विवरण है वो उसके आगे लिखा हुआ है। तो समझो एक्स क्या है, एक्स एक विषम प्राकर संख्या है। तो x एक विषम प्राकर संख्या है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि x एक विषम प्राकर संख्या है, यानी आपको ये नहीं है कि एक ही संख्या लेनी है। यानी x के मान को संतुष्ट करने वाली जो विषम प्राकर संख्या हो सकती है उन सबको आपको लेना है। तो x के एक मान भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं। हो सकता है कि x के मान मतलब x की जो ये पीछे जो विवरण है इसको संतुष्ट करने वाला x का कोई भी मान नहीं मिले। तो आप सब जानते हैं विषम प्राकर संख्या कौन सी होती है। तो सबसे पहले तो प्राकर संख्या की बात है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब प्राकर संख्या है। आपको इनमें से विषम प्राकर संख्या लेनी है। तो विषम प्राकर संख्या होंगी 1, 3, 5, आगे भी 7 है, ऐसे ही आगे 9। तो ये सारी संख्याएं आपको समुच्चय ए में लेनी है। यानी आपको इस समुच्चय का रोस्टर रूप लिखना है। तो इस समुच्चय का जो रोस्टर रूप होगा ये होगा, यहीं बराबर में लिख देता हूँ, ये होगा आपका 1, 3, 5, 7 ... और आप मजला कोष्ठक बंद कर दोगे। तो आपने क्या किया, समुच्चय ए का रोस्टर रूप ज्ञात कर लिया। अब हम इसका दूसरा समुच्चय यानी बी हम पढ़ते हैं। तो समुच्चय बी में क्या है, x एक पूर्णांक है। x एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, सोचो, 0, 1, 2, 3, 4 ... ऐसे ही -1, -2, -3 इधर भी। तो इस तरीके का ये जो समुच्चय होता है पूरा, ये पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है, जिसे हम कैपिटल Z से व्यक्त करते हैं। तो ये आपके सामने ये लिख रहा है, ये है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। अब आपको क्या करना है, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में से आपको इस शर्त को जो x के मान संतुष्ट करेंगे, तो यानी आपके x का जो ये आपके सामने एक संबंध है, क्या कह रहा है ये, x बड़ा है -1/2 से, यानी आधा से बड़ा, माइनस के आधे से बड़ा। अब देखो आप सब बच्चे यहाँ पे इन संख्याओं को देखें जो अभी आप थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखी थी। तो आपने दोबारा लिख के बताता हूँ, ये है आपका 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये 4, ऐसे, और इधर -1, -2, -3 ऐसे। अब ये सोचो माइनस आधा, -1/2 यानी आधे से बड़ी। तो माइनस आधे से बड़ी जो संख्या होती है वो होती है 0, 1, 2, 3, 4, यानी पूर्णांक।
संख्या तो बहुत होती है लेकिन पूर्णांक की बात चल रही है, यानी x एक पूर्णांक, यानी ये सब जो पूर्णांक है इनमें से माइनस आधे से बड़ी हमने, यानी x जो है वो -1/2 से बड़ा है, यानी x की तरफ ये चौड़ा मुंह है तो इसलिए x बड़ा है -1/2 से। तो 1/2 माइनस के 1/2 से बड़ी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ये सारी संख्याएं -1/2 से बड़ी हैं। अब आगे लिख रहा है 9/2 से छोटी, यानी x छोटा है, x की तरफ छोटा मुंह है तो x छोटा है 9/2 से। तो x जो छोटा है वो 9/2 से, यानी 9/2 का मतलब समझे, 9/2 का मतलब होता है 2 चौके 8, बच गया 1, तो यानी 4 सही 1/2, यानी 4.5। तो आपको 4.5 से छोटी चाहिए। अब देखो 4.5 से छोटी कहाँ मिलेंगी, जैसे आपके पास 4 के बाद 5, 6 ये आती हैं, तो आपको क्या चाहिए इसमें 4.5 से छोटी। तो 4.5 से छोटी कौन होती है, 4, 3, 2 ये होती है। तो इसका मतलब आपको इन दोनों शर्तों के हिसाब से काम करना है, यानी x -1/2 से बड़ा, तो -1/2 से बड़ा है 0, 1, 2, 3 ऐसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसने आगे शर्त कही है कि आपको प्लस 9/2 यानी 4.5, 9/2 यानी 4.5, 4.5 से छोटी आपको क्या चाहिए, पूर्णांक चाहिए। तो इसका मतलब माइनस आधे से बड़ी और प्लस के 4.5 से छोटी जो संख्या हैं वो आपकी ये वाली हैं। तो यानी आपको इस समुच्चय में ये संख्या लेनी है, कौन कौन सी, 0, 1, 2, 3, 4। तो यानी आपके सामने जो ये समुच्चय था, इस समुच्चय में कौन सी संख्या आएंगी, तो इस समुच्चय के अंदर आएंगी 0, 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब इस समुच्चय B में कितने अवयव आए, 5, 0, 1, 2, 3, 4। आपको ध्यान होगा हमने पढ़ा था समुच्चय की कोटि, समुच्चय की कोटि का मतलब होता है समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो समुच्चय B की कोटि है 5 और समुच्चय A की कोटि है अनंत। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा, यानी समुच्चय C। समुच्चय C को ध्यान से पढ़ें तो इसमें क्या है, x एक पूर्णांक है, क्या है, x एक पूर्णांक है और इस पूर्णांक की शर्त क्या है, यानी x², यानी जिस पूर्णांक को लेना है उसका वर्ग 4 से, किससे, 4 से छोटा या बराबर होना चाहिए। दो चिन्ह यहाँ पे, x² छोटा है 4 से और साथ में या बराबर भी है, तो यानी 4 से छोटी और बराबर आपको ऐसी संख्या लेनी है, संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक जिनका वर्ग 4 और 4 से छोटा हो। अब सब बच्चे समझो पहले पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इधर -1, -2, -3 ये। तो ये आपकी जो संख्याएं हैं ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, जिनको मैंने समुच्चय के रूप में आपके सामने लिख रखा है। अब आपको इनमें से कौन सी संख्या लेनी है, इसमें से वो संख्या लेनी है जिनका वर्ग 4 से छोटा या बराबर हो, 4 से छोटा या बराबर हो। यानी इस चिन्ह का मतलब है x², जो ये चिन्ह लग रहा है x² छोटा है 4 के या बराबर है, यानी आपको x के वो मान लेने हैं जिनको इसमें रखने पर इस असमीका को वो संतुष्ट करते हों। अब देखो, अब मैं आपको सीधे यहीं पे दिखाता हूँ। यदि हम इस सभी पूर्णांकों का वर्ग करें तो देखो 0 का वर्ग 0 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 है तो उसका वर्ग 25 आएगा। ऐसे ही -1 का वर्ग, -1 गुणा -1 करेंगे तो +1 ही हो जाएगा वो। -2 का वर्ग -4 नहीं आएगा, +4 आएगा। -3 का वर्ग 9 आएगा, -4 का वर्ग 16 आएगा। तो इस तरीके से इनके वर्ग आएंगे। अब आपको क्या, तो यानी ये सब पूर्णांक है, ये पूर्णांकों का वर्ग हो गया। अब देखो किन का वर्ग 4 या 4 से छोटा है, 4 या 4 से छोटा, 4 इनका है और 4 से छोटा इनका है। तो इसका मतलब x² का मान 4 या 4 से छोटा कौन कौन है, 4, 1, 0, 1, 4। अब ये किन किन का आया था, ये आया था -2 का, -1 का, 0 का, 1 का और 2 का। यानी ये जो 5 पूर्णांक हैं कौन कौन से, -2, -1, 0, 1 और 2। केवल ये 5 पूर्णांक ऐसे हैं जिनका वर्ग
छोटा या बराबर है 4 का, तो 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, -1 का वर्ग 1 और -2 का वर्ग 4। तो इसका मतलब आपको x के वो मान चाहिए थे, यानी मान भी कहाँ से लेने थे, पूर्णांकों में से। तो पूर्णांक संख्या तो बहुत सारी होती है, लेकिन इसमें शर्त और है आगे एक और, तो यानी x होना चाहिए पूर्णांक, और इसके साथ साथ कैसा पूर्णांक होना चाहिए, जिसका वर्ग यानी x² का मतलब उस पूर्णांक का वर्ग छोटा या बराबर है 4 से। तो इसका मतलब हमें ऐसे पूर्णांक मिल चुके हैं। तो कौन कौन से पूर्णांक आए हैं ऐसे, तो ये आपके आए हैं -2, -1, 0 और 1, 2। तो इस समुच्चय का जो आपका रोस्टर रूप है ये आया है -2, -1, 0, +1 और +2। तो इस तरीके से आपने इसी समुच्चय का भी रोस्टर रूप ज्ञात कर लिया। तो देखा आपने क्या किया, आपने इन सबको लिया, तो ये सब पूर्णांक है और इन सब का वर्ग 4 और 4 से छोटा है। इसके अलावा कोई पूर्णांक ले लेते, जैसे आप 3 लेते तो 3 का वर्ग 9, तो 9 छोटा नहीं होता 4 से, इसलिए 3 को या -3 को या 4 को या -4 को ऐसे ही -2 से बड़ी और 2 से बड़ी और -2 से छोटी कोई भी पूर्णांक हमने यहाँ पर नहीं ली है, क्योंकि उनका वर्ग 4 से बड़ा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने सी वाले समुच्चय का भी रोस्टर रूप ज्ञात कर लिया। अब हम चौथा जो समुच्चय है डी, इस समुच्चय को पढ़ते हैं। पहले समुच्चय डी किस तरीके से परिभाषित है, x, जहाँ पर x क्या है, x LOYAL इस शब्द का एक अक्षर है, यानी इस शब्द को काम आने वाले कौन कौन से अक्षर हैं इनको हमको लेना है एक समुच्चय में। अब इस शब्द में 5 अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, और कोई भी अक्षर डबल नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब इसमें आएगा LOYAL। तो इसमें L ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, तो LOYAL में L है वो 2 बार आ रहा है, तो लोयल शब्द जो है आपका LOYAL, इस शब्द में 5 अक्षर हैं। टोटल कितने अक्षर है, 5। इसमें टोटल 5 अक्षर हैं, लेकिन हमको इनसे एक समुच्चय बनाना है, तो इसलिए आपको वही अक्षर लेने पड़ेंगे जो इस शब्द में काम आए हैं। और समुच्चय की एक खासियत, कोई भी अवयव समुच्चय के अंदर एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा जाता, तो इसलिए आपको क्या करना है, LOYAL, तो आपको L को 2 बार नहीं लिखना, L को कितनी बार लिखना है, केवल आपको 1 बार ही लिखना है। यानी कि कोई भी समुच्चय की खासियत होती है कि आपको कोई भी इसके अंदर जो समुच्चय के अंदर अवयव लिखाई जाते हैं वो कभी भी एक से ज़्यादा बार नहीं लिखाई जाते। और एक बात और है, क्रम का कोई महत्व नहीं होता। यदि कोई इसको तरीके से यानी क्रम के हिसाब से लिखना चाहे, ए या उल्टा सुल्टा कर दे इन अवयवों को, तो ALOY, तो इस तरीके से उस समुच्चय में कोई भी अंतर नहीं रहता। तो ये मान लो समुच्चय चाहिए, ये ले लो, ये दोनों एक ही समुच्चय हैं, तो क्रम का कोई महत्व नहीं होता है समुच्चय में। और समुच्चय में जो हम रोस्टर रूप होता है उसमें जो अवयव लिखे होते हैं उसके अंदर उनकी एक खासियत होती है कि उनमें कोई भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, एक अक्षर को 2 बार या एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से आपने समुच्चय डी जो लोयल शब्द है, इसके अक्षरों जो इसके अक्षर हैं इनको लेकर एक समुच्चय बनाया LOYA, यानी L को आपने 2 बार नहीं लिखा। तो इसी तरीके से आपका सवाल नंबर है 5, समुच्चय ई। समुच्चय ई क्या है, X एक वर्ष का महीना है, तो इसमें वर्ष के महीने की बात करी है, तो ये हम इंडिया के हिसाब से ये मतलब जैसे कभी भी आपके सामने वर्ष का महीना हो तो आपको ये अपने जो हिंदी बहने हैं उनको नहीं लेना, चैत्र वैशाख वालों को, आपको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई इनको इस काम में लेना है। तो क्या कह रहा है प्रश्न, X एक वर्ष का महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं, जिसमें कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो आपको पता है एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में कभी कभी तो होते हैं 365 दिन और कभी कभी होते हैं 366 दिन। सब जानते हैं, आपने पहले छोटी मोटी क्लासों में आपके टीचर ने आपको समझाया होगा, पर फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लीप वर्ष और एक होता है अलीप वर्ष। तो अच्छी तरह समझने की कोशिश करें यदि आपने कभी ये नहीं सीखे हो तो एक होता है लीप वर्ष और एक होता है अलीप वर्ष। आपको बचपन में ही 4th 5वीं क्लास में या उससे पहले 3rd क्लास में उसमें आपको ये समझा दिए जाते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं
और अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब पता कैसे चलता है कि कौन सा वर्ष लीप है और कौन सा अलीप है? तो जैसे कोई भी सन है, जैसे 2020, 2019 या कोई भी हो, 1500 या 1800 या 1900 या 1985 या कोई भी हो आपका, तो आपके पास जो भी सन होते हैं, जिस सन में 4 का भाग पूरा जाता है, जिस सन में 4 का भाग पूरा जाता है वो होता है लीप वर्ष, और जिस सन में 4 का भाग पूरा नहीं जाता है वो होता है अलीप वर्ष। और यदि वो अलीप वर्ष होगा तो उसमें 365 दिन होंगे, और जो लीप वर्ष होगा उसमें 366 दिन होंगे। तो देखो इसमें 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि सीधे देखो 5 आ रहा है। अब सम और विषम से मतलब नहीं, आपको देख के देखना, जैसे 4 का भाग देते हैं 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो इसमें 4 का भाग पूरा गया, और इसमें देते हैं 4 पंजे 20, ये 4 चौक 16 बच गए, इसमें 3 बच रहा है, तो इसका मतलब ये आपका अलीप वर्ष है। तो इसमें होते हैं 365 दिन, इसमें होते हैं 365, और 2020 है इसमें होंगे 366 दिन साल में। तो ये लीप और अलीप वर्ष हैं। तो अलीप और लीप वर्ष आप पहले से जानते हैं, और यदि कोई नहीं जानता हो तो उन्होंने अब सीख लिया। अब लीप और अलीप वर्ष में ये एक दिन का फर्क कहाँ पे आता है? जो लीप है और अलीप वर्ष है उनमें जो एक दिन का जो फर्क आता है, जो अंतर है, वो कहाँ पे आता है? वो आता है फरवरी माह में। फरवरी में, तो फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं। फरवरी का जो महीना होता है वो 28 दिन या 29 दिन का होता है। तो हम इसको कैसे ध्यान रखें? तो वही चीज़ जो आपने लीप और अलीप समझा, जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष में एक दिन ज़्यादा होता है अलीप के बजाय, तो इसलिए इस लीप वर्ष की जो फरवरी होती है वो 29 दिन होती है। लीप वर्ष की जो फरवरी है वो 29 दिन की होगी, और अलीप वर्ष की जो फरवरी है, अलीप जो वर्ष है उसकी जो फरवरी है वो होगी 28 दिन की। तो इस तरीके से लीप और अलीप वर्ष में दिनों का जो एक दिन का अंतर है उसका फर्क आता है फरवरी माह में। अब कौन से महीने में कितने दिन होते हैं ये भी आपको समझाया होगा कभी, यदि कोई भूल गए हों तो यहाँ पे ध्यान दें। आप इस तरीके से अपनी एक हाथ को बांधें, मुट्ठी बनाएं इसकी, और इस मुट्ठी के हिसाब से देखो, यहाँ से चलें, ये है जनवरी, ये फरवरी यानी गड्ढे में, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई। फिर अगस्त दोबारा आगे से आएंगे तो दोबारा ऊपर, यानी ऊपर चला जाएगा, गड्ढे में नहीं जाएगा। जो हमारे ये मोड़ हैं, देखो आपने जैसे मुट्ठी बांधी तो यहाँ पे जो ये सिस्टम दिख रहा है आपको, ऐसे मोड़ते हैं तो यहाँ पे हम देखो एक उंगली की जो है उसके सीध में तो थोड़ा उठा हुआ है, और 2 उंगलियों के बीच में जो ये मोड़ रहे हैं हम, तो ये गड्ढा सा रहा है। तो इसका मतलब गड्ढे में जो महीना आएगा, गड्ढे में जो महीना आएगा वो 30 दिन का होगा। गड्ढे में जो महीना आएगा 30 दिन का होगा, फरवरी को छोड़ के। फरवरी का सिस्टम मैंने समझा दिया आपको। और जो ऊपर आएगा वो होगा 31 दिन का। तो दोबारा बोल के बताते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई में 31 दिन आए। जुलाई के बाद दोबारा शुरू से यहीं से आएगा, जुलाई के बाद अगस्त, तो अगस्त दोबारा ऊपर आ गया। तो इसका मतलब अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। अगस्त के बाद सितंबर गड्ढे में चला गया, 30 हो गए। अक्टूबर ऊपर आ गया, 31 हो गए। नवंबर गड्ढे में चला गया, और दिसंबर ऊपर आ गया, तो इसका था 31। तो आपने यहाँ पे समझा, तो हमें क्या करना है पता चल गया। तो जो आपने यहाँ पे सीखा 30 और 31 दिन का, कि कौन सा महीना 30 दिन का होता है, कौन सा 31 दिन का होता है, तो इसको काउंट करके आप क्या कर सकते हैं, 31 दिन वाला जो महीना है उसको आप लिख सकते हैं। तो देखो आप यहाँ पे लिखते जाएं संग के संग। जनवरी, तो जनवरी ऊपर आया, तो जनवरी के बाद फरवरी गड्ढे में, तो 31 दिन का नहीं है। मार्च ऊपर आ गया, तो ये 31 का है। मार्च के बाद अप्रैल गड्ढे में चला गया, अप्रैल के बाद मई 31 का हो गया, मई हो गया 31 का। मई के बाद जून गड्ढे में चला गया, ये 30 का हो गया। फिर जुलाई 31 का हो गया। जुलाई के बाद फिर आगे से दोबारा आते हैं अगस्त, तो अगस्त कितना हो गया दोबारा, अगस्त
अगस्त हो गया 31 का, अगस्त के बाद सितंबर गड्ढे में चला गया, अक्टूबर के बाद नवंबर गड्ढे में चला गया और फिर दिसंबर ऊपर आ गया। तो इस तरीके से ये जो महीने मैंने आपके सामने लिखे हैं कौन कौन से, जनवरी फरवरी, सॉरी गलत बोल दिया, जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर और दिसंबर, ये जो आपके सामने जो महीने आए ये कितने दिन के होते हैं, 31 दिन के। तो आपको इस समुच्चय में क्या लेना था, आपको उन महीनों को लेना था जिसमें 31 दिन होते हैं। तो इसका मतलब जो आपका समुच्चय ई आया है इसमें कितने अवयव आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से इसमें आपके 7 महीने आपके ये हो गए। इसके बाद जो समुच्चय आपका एफ है छठवा, इसमें क्या करना है आपको, इस समुच्चय को पढ़ो क्या है, इसका जो प्रत्येक अवयव है एक्स किस तरीके से परिभाषित है। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, व्यंजन यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं जिनमें से स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, समझो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ये स्वर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, ए ई आई ओ यू ये स्वर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब ध्यान से समझो, स्वर के बाद क्या समझे। अब प्रश्न ने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का वो व्यंजन लेना है जो के से पहले आता है। तो आप पहले क्या करो, के से पहले सारे अक्षरों को लिखो, सारे अक्षर को लिखते हैं। तो देखो ए बी सी डी और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। तो हमने पहले लिखा के से पहले वाले, तो के से पहले वाले आपके ये आए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के को नहीं लिखा। तो यानी जो मैंने आपके सामने इस बॉक्स में जो अक्षर लिखे हैं ये क्या लिखे हैं, ये आपने अंग्रेजी वर्णमाला के उन व्यंजन सारे शब्दों को लिखा, सारे अक्षरों को लिखा है, लेकिन हमें लेने हैं व्यंजन। यानी ये के से पहले के अक्षर हैं, इन अक्षरों में स्वर को हटाना है। तो स्वर कौन कौन है, ए, तो ए को आप हटा दो, ए के बाद ई के बाद आई, ओ इसमें है ही नहीं, तो आप इसमें से 3 स्वरों को हटा दो, और 3 स्वरों को हटाएंगे तो जो बाकी के जो अक्षर बच रहे हैं ये व्यंजन बच रहे हैं। तो इसका मतलब समझ में आया आपको। तो आपने पहले क्या किया, के से पहले सारे अक्षर लिखे और उन सारे अक्षरों में से आप स्वरों को हटा दीजिए। तो स्वर कौन कौन है, ए ई आई ओ यू होते हैं, लेकिन इसमें आपके पास जो के से पहले जो अक्षर हैं उनमें 3 स्वर हैं, ए ई आई, इनको हटा दें। तो शेष जो अक्षर को लिखेंगे तो ये व्यंजन होंगे के से पहले आने वाले। तो ये आएंगे बी सी डी एफ जी एच और जे। तो इस तरीके से आपका एक समुच्चय और तैयार हो जाता है एफ। तो आपने अभी जो 6 समुच्चय पढ़े, आपने 6 समुच्चयों का क्या सीखा, समुच्चय निर्माण रूप से उनका रोस्टर रूप ज्ञात करना। आपने ये कल भी सीखे थे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप किसी भी समुच्चय का रोस्टर रूप प्राप्त कर सकते हैं यदि आपको उस समुच्चय में जो ये विवरण लिख रहा है यदि इससे संबंधित कुछ बातें आती हो। जैसे किसी को आता ही नहीं है कि 31 दिन का महीना कौन से होते हैं, तो इसका मतलब आप इस समुच्चय का रोस्टर रूप नहीं निकाल सकते। तो आपको ये आपको छोटी मोटी जो बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप किसी समुच्चय का रोस्टर रूप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने 5वां प्रश्न कंप्लीट आपको करा दिया है, तो इसको मैं आपको साफ कर देता हूं। तो ये आपके सामने जो नीचे जो इस शेष एक प्रश्न लिख रहा है, तो इसमें क्या है, छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में ये 4 समुच्चय और ये 4 समुच्चय, ये समुच्चयों का रोस्टर रूप है, ये समुच्चयों का समुच्चय निर्माण रूप है। आपको क्या करना है, आपको मिलान करना है, यानी कि जो ये 4 हैं इन्हीं 4 का रोस्टर रूप इनमें से कोई है, या उल्टा पड़े कि ये रोस्टर रूप है तो इनमें से जैसे ये रोस्टर रूप है तो इसका समुच्चय निर्माण रूप इन 4 में से कोई है। आपको छांट के आपको मिलान करना है। तो आपके लिए सुविधाजनक क्या रहता है, आप चाहे तो पहले इसको पढ़ें फिर उसके हिसाब से आंसर निकालें। तो आप किसी को पढ़ें, इसको या इसको, एक ही बात है। तो देखो आपको केवल मिलान करना है। मिलान क्या होता है आप जानते हैं वैसे तो इस तरीके से आपको ये मिलान करने हैं। तो देखो कैसे मिलान, इसको पढ़ो चलो, रोस्टर समुच्चय निर्माण रूप को। पहला समुच्चय क्या है,
x। इसने कहा है x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। x एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है, यानी आप अभाज्य संख्या लेनी है। कैसी लेनी है? जिनमें 6 का भाग जाना चाहिए, सॉरी जिनका भाग 6 में जाना चाहिए, 6 का नहीं 6 में उनका भाग जाना चाहिए। समझे? अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 13 और लिख नहीं रहा हूं, ये बहुत सारी होती हैं। तो आपको क्या करना है, अब इन अभाज्य संख्याओं में से जिनका भाग 6 में जाए, तो 6 में किन किन का जाएगा? एक तो 2 का चला जाएगा, तो 2 आपको इस समुच्चय में लेना है अवयव। 3 का भी चला जाएगा, 5 का नहीं जाएगा और आगे तो जाएगा नहीं, ये बड़ी है। तो इसका मतलब इस समुच्चय में आपके पास 2 ही अवयव होंगे। कौन कौन से? 2 और 3। तो यानी आप देखो ये जो समुच्चय है इसका जो आप रोस्टर रूप निकालना चाहें तो आप लिखोगे इसमें 2 और 3। लेकिन आपको रोस्टर रूप लिखना नहीं है, लिखा तो इधर है, आपको केवल मिलान करना है। तो बताओ इसका रोस्टर रूप आपको 2 और 3 कहाँ मिल रहा है? आपके पास ये रहा। तो आपको इस तरीके से ये मिलान करना है। तो इसका मतलब समझा आपने? जो समुच्चय जो दूसरा है ये समुच्चय ए का रोस्टर रूप है। तो इस तरीके से इसका मिलान आपने कर दिया। अब हम सेम इसी तरीके से बी सवाल प्रश्न बी पढ़ते हैं। x 10 से कम, x 10 से कम एक विषम प्राकर संख्या, 10 से कम विषम प्राकर संख्या। प्राकर संख्या आप जानते हो कौन कौन होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये प्राकर संख्या है। विषम प्राकर संख्या है 1, 3, 5, 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 15, ये सब विषम प्राकर संख्या है। लेकिन इसमें क्या है? 10 से कम विषम प्राकर, 10 से कम होनी चाहिए। तो 10 से कम आपकी ये हैं, कौन कौन सी? 1, 3, 5, 7, 9। तो इस समुच्चय का रोस्टर रूप होगा मझला कोष्टक 1, 3, 5, 7, 9। आपको ये लिखना नहीं है इसका रोस्टर रूप, इसका रोस्टर रूप इधर मिलेगा कहीं ना कहीं, तो आपको मिलान करना है। तो बताओ इसका रोस्टर रूप कौन सा है? 1, 3, 5, 7, 9 ये रहा। तो इसलिए आपको इस समुच्चय का रोस्टर रूप ये रहा। तो आपको इस तरीके से इनका मिलान करना है, यानी कि जो आपका जो चौथा है ये बी का रोस्टर रूप है। तो इस तरीके से आपने इन दोनों का रोस्टर रूप निकाल लिया। अब सी का देखते हैं। अब सी का जो रोस्टर रूप है वो क्या आता है समझे? x एक प्राकर संख्या है, तो वही चीज प्राकर संख्या कौन होती है? वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखते जाइए, बहुत है प्राकर संख्या। तो ये सब है प्राकर संख्या। हमें क्या चाहिए? हमको इन प्राकर संख्याओं में से वे संख्या लेनी है जो 6 की भाजक हो। 6 की भाजक मतलब इनमें से जो 1, 2, 3, 4 हैं, इनमें से किस किस का भाग 6 में जाता है? तो 6 में भाग जाता है 1 का, 2 का, 3 का, 4 का नहीं जाता है, 5 का नहीं जाता है, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता है, 8 का नहीं जाएगा, 9 का और आगे भी आपका नहीं जाएगा। तो इस तरीके से इसका मतलब प्राकर संख्या आपको लेनी है, यानी कि समुच्चय में जिनका भाग 6 में पूरा पूरा जाता है, तो वो आई आपकी 1, 2, 3, 6। तो आपका इस समुच्चय का रोस्टर रूप होगा 1, 2, 3, 6। तो 1, 2, 3, 6 वाला समुच्चय आपको इधर मिल देखो है कहीं, तो ये रहा। तो इस तरीके से आप इसका मिलान इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो लास्ट का रह रहा है वो उसी से मिलेगा, आपको पता है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी मिला सकते हैं और आप चाहे तो समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर, यानी आपको मैथमेटिक्स शब्द में जितने भी अक्षर आते हैं आपको उनका एक समुच्चय बनाना है, और कभी कोई भी अक्षर जो एक से ज़्यादा बार आ रहा है उनको आपको एक बार ही लेना है। तो देखो M A T H E, M को दोबारा नहीं लिखना है क्योंकि आपको M इस्तेमाल हो चुका है। A को दोबारा लिखना है, A आपका आ चुका है। T को दोबारा लिखना है, आ चुका है। फिर आप लिखना है I C S। तो यानी इस समुच्चय का रोस्टर रूप ये है, ये आपको यहाँ पे मिला होगा, देखो ये रहा। तो इस तरीके से आपने प्रश्न नंबर 6 में क्या किया? इनका मिलान कर लिया। तो इस तरीके से आपने प्रश्नावली जो 1.1 थी, प्रश्नावली जो 1.1 है, इसके सारे प्रश्न और इससे संबंधित सारी परिभाषाएं आपने समझ ली। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और
इससे अगले वाले वीडियो में हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप तैयार रहें, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।